बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्हें एक ऐसे इदारे की जरूरत महसूस हुई जो अवाम की लूटी हुई दौलत को रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवा सके। और फिर 16 नवंबर 1999 को नैब का वजूद अमल में आया। नैब की तश्कील का बुनियादी मकसद ही ये था कि अगर किसी ने भी कौम का पैसा लूट कर कहीं एसेट बनाया है तो इसको रिकवर किया जाए और कौमी खजाने में जमा करवाया जा सके। नैब ने 19 जून 2000 में ब्रॉडशीट नामी कंपनी से एक मुआहदा किया जिसे एसेट रिकवरी एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये एक ऐसा मुआहदा था जिसमें ब्रॉडशीट ने एसेट को रिकवर करने में नैब की मदद करनी थी। ब्रॉडशीट आइल ऑफ मैन में 12 मई 2000 में रजिस्टर्ड हुई एक कंपनी थी। यहाँ पर हैरत अंगेज बात देखें कि नैब 19 जून 2000 में एक ऐसी कंपनी से मुआहदा कर रहा है जिसको खुद रजिस्टर्ड हुए अभी 1 महीना और 6 दिन हुए हैं। नैब और ब्रॉडशीट के माबैन जो मुआहदा तय पाया, इसके मुताबिक ब्रॉडशीट ने एसेट रिकवर करने में नैब की मदद करनी थी और नैब ने एसेट रिकवरी पर इस रिकवरी में से 20% ब्रॉडशीट को कमीशन देना था। मुआहदे के मुताबिक अगर किसी टारगेट से डील की जाएगी तो इस पर भी ब्रॉडशीट को कमीशन दिया जाना था। मुआहदा होने के बाद ब्रॉडशीट को 200 अफराद की एक लिस्ट और रजिस्टर्ड टारगेट्स की एक लिस्ट दी गई जिस पर ब्रॉडशीट ने काम करना था। कुछ तजरिया नगारों के मुताबिक इन रजिस्टर्ड टारगेट्स की लिस्ट में नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली का नाम भी शामिल था। इसलिए कुछ तजरिया नगारों की नजर में ये सब कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए किया जा रहा था। बहरहाल ब्रॉडशीट ने नैब के साथ तकरीबन 3 साल और 4 महीने काम किया और इन 3 साल और 4 महीने के अरसे में सिर्फ एक ही रिकवरी हुई और ये रिकवरी थी मंसूरुल हक केस में 1.5 मिलियन की रिकवरी। और इसमें भी ये नहीं कि ये रिकवरी ब्रॉडशीट की मालूमात पर हुई थी। इस केस में भी सारी मालूमात नैब ने खुद दी थी। नैब ने जब ये देखा कि ये कंपनी कोई मालूमात फराहम नहीं कर रही और नैब की अपनी मालूमात की बिना पर ही सारी रिकवरीज हो रही हैं, तो नैब ने 28 अक्टूबर 2003 में ब्रॉडशीट के साथ इस मुआहदे को टर्मिनेट कर दिया। यानी 19 जून 2000 में मुआहदा हुआ और 28 अक्टूबर 2003 में नैब ने मुआहदा टर्मिनेट कर दिया। और इस 3 साल 4 महीने और 9 दिन के अरसे में सिर्फ एक ही रिकवरी हुई और वो रिकवरी भी नैब की अपनी मालूमात की बुनियाद पर ही हुई, ना कि ब्रॉडशीट की मालूमात की बुनियाद पर। ब्रॉडशीट 2005 में लिक्विडेशन में चली जाती है। लिक्विडेशन का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने क्रेडिटर्स को और अपनी की हुई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को अपलिफ्ट नहीं कर पाती तो इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। कुछ अर्से बाद ये कंपनी फिर अपने पैरों पर खड़ी होती है और 2007 में ये कंपनी फिर लिक्विडेशन में चली जाती है। लिक्विडेशन का हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि जो कंपनी खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी वो नैब से केस जीत जाती है और नैब ने इस कंपनी को $29 मिलियन अदा कर देता है। बहरहाल लिक्विडेशन के बाद 2008 में ये कंपनी नैब के मुआहदे को टर्मिनेट करने के खिलाफ अदालत में चली जाती है। इस पर भी गौर करें कि एक मुआहदा जो नैब ने 2003 में टर्मिनेट किया है, इसके खिलाफ ये कंपनी 2008 में कोर्ट में जा रही है। ब्रॉडशीट अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाती है कि परवेज मुशर्रफ की नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो से सेटलमेंट हो गई है, इस वजह से नैब इस मुआहदे को टर्मिनेट कर रहा है। हालांकि मुआहदे के अंदर यह वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि टारगेट लिस्ट और रजिस्टर्ड टारगेट में से अगर किसी के साथ सेटलमेंट की जाएगी तो इस पे ब्रॉडशीट को कमीशन देना होगा। पाकिस्तानी हुकूमत और नैब इस मामले को रफा दफा करने के लिए और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए अहमद बिलाल सूफी को अपना नुमाइंदा बनाती है, जो 2008 में ब्रॉडशीट के नुमाइंदे जेरी जेम्स नामी शख्स को 1.5 मिलियन डॉलर अदा कर देता है। जेरी जेम्स को 1.5 मिलियन डॉलर अदा कर देने के बाद हम ये समझते हैं कि मामला तय हो गए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जेरी जेम्स यानी वो शख्स जिसको 1.5 मिलियन डॉलर अदा किए हैं, दरअसल इस शख्स का ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं। 21 जुलाई 2010 को नैब को ब्रॉडशीट की तरफ से खत मसूल होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो जल्दी करें। जुलाई 2010 के एंड में नैब ब्रॉडशीट को खत के जरिए ही जवाब देता है कि हम अपने ऑफिशियल से बातचीत करके आपको आगाह करते हैं। 28 सितंबर 2010 को ब्रॉडशीट की तरफ से फिर एक खत आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम कोर्ट में जा रहे हैं। फिर वक्त गुजरता जाता है और 2011 में जेरी जेम्स, जिसको 1.5 मिलियन डॉलर नैब ने अदा किए होते हैं, वो पेरिस के एक होटल की 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकशी कर लेता है। फिर वक्त गुजरता जाता है और कुछ साल बाद पनामा पेपर्स में शरीफ फैमिली का स्कैंडल सामने आ जाता है। पाकिस्तान में इस पर JIT बनती है और JIT अदालत को बताती है कि शरीफ फैमिली के बैरून मुल्क 850 मिलियन डॉलर के असासे हैं। पनामा पेपर्स में शरीफ फैमिली का स्कैंडल और अदालत में जमा करवाई गई JIT की रिपोर्ट ब्रॉडशीट के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होती है। ब्रॉडशीट की तरफ से कावे मुसाफी मंजर आम पर आते हैं और अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि अगर हमारी
कंपनी से नैब माहदे को टर्मिनेट ना करती तो शायद इन $850 मिलियन में से $100 मिलियन की जो रिकवरी है वो हम करवाते, या हमारी मालूमात की बुनियाद पर ये रिकवरी होती। और अगर हमारी 100 मिलियन की मालूमात की जो हम यानी कि अगर इस पर रिकवरी करवाते तो इसमें से 100 मिलियन में से $20 मिलियन हमारा कमीशन होता, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक नैब ने हमें 20% कमीशन देना था। तो नैब ने हमसे मुआहदे को टर्मिनेट कर दिया, जिसकी वजह से हम ये रिकवरीज नहीं कर पाए, और इसी बिना पर ब्रॉडशीट ने अदालत में $29 मिलियन के अवार्ड का दावा किया, और पाकिस्तान ये केस बहुत ही आराम से हार गया। और फिर पाकिस्तान की हुकूमत नैब ने $29 मिलियन बहुत आराम से ब्रॉडशीट को अदा कर दिए। अब यहाँ पाकिस्तान में डंडोरा पीटा जा रहा है कि ये क्या हो गया, कमेटियां बन रही हैं, कमीशन बन रहे हैं, वजीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, फलाने ने नोटिस ले लिया है, अदालत में ये केस चल रहा है, सब अपनी अपनी वजाहतें दे रहे हैं, नैब अपनी वजाहत दे रहा है, मगर अब पछतावत क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी ऐसी कंपनी की खिदमात लेंगे जिसको रजिस्टर्ड हुए या बने हुए 1 महीना हुआ है, एक ऐसी कंपनी जो खुद लिक्विडेशन में है, यानी एक ऐसी कंपनी जो खुद अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पा रही, और आप इस कंपनी का सहारा ले रहे हैं। अगर हम मुआहदा करने से पहले देख लेते कि ये कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है, या मुआहदा होने के बाद ये देख लेते कि जो कंपनी खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही वो हमारा सहारा क्या बनेगी। मुआहदे में भी कम से कम हमें ऐसे वीक पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए थे जो कल को हमारे ही गले पड़ने थे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात ऐसे ही है जैसे यहाँ पाकिस्तान के माशरे में कहते हैं कि ले दे के मामले को खत्म करो। सब कुछ हो जाने के बाद भी इस कदर सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया कि पनामा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया, और इसके बाद ब्रॉडशीट को मौका मिल गया। अगर इन मामलात को पनामा स्कैंडल से पहले कवर कर लिया जाता तो हो सकता है कि $5 या $10 मिलियन में मामला रफा दफा हो जाता, यानी जहां पर हमने $29 मिलियन अदा किए हैं वहां पर शायद $5 या $10 मिलियन देकर हमारी जान इससे छूट जाती।